1959 के सर्दियों के महीनों में रशिया के नौजवान और एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स उरल पहाड़ियों की तरफ अपनी जर्नी शुरू करते हैं। ये पहली बार नहीं था जब इन हाइकर्स ने इतनी ठंड में ट्रिप की थी, लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये उनका आखिरी सफर बन गया। इस ट्रिप के दौरान हाइकर्स का सामना कुछ ऐसी चीज से होता है जिसकी वजह से पूरे ग्रुप की मौत हो गई। आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात सच में क्या हुआ था, लेकिन ये इंसिडेंट दुनिया के सबसे बड़े राज में से एक बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ डैटलॉव पास इंसिडेंट के बारे में। डैटलॉव पास इंसिडेंट की कहानी उरल पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से शुरू होती है, जहां एक स्टूडेंट्स के ग्रुप ने उरल पहाड़ियों को क्रॉस करने का प्लान बनाया। ये ट्रिप नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स जैसी बिल्कुल नहीं थी। 10 लोगों के इस ग्रुप का हर मेंबर ग्रेड 2 सर्टिफाइड हाइकर था और इस ट्रिप के कंप्लीट होने के बाद वो ग्रेड 3 हाइकर बन जाते, जो कि उस टाइम पर सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा हाइकिंग सर्टिफिकेट था। और इसी वजह से इन हाइकर्स के लिए ये ट्रिप काफ़ी सीरियस थी। इनका गोल था ओटोटन नाम के माउंटेन तक पहुंचना, लेकिन जो रास्ता इन्होंने चूज किया था वो काफ़ी मुश्किल था। लेकिन फिर भी ग्रुप कॉन्फिडेंट था कि इनकी ट्रेनिंग और प्रेपरेशन इन्हें सफल बनाएगी। 23 जनवरी 1959 की सुबह ये 10 लोगों की हाइकिंग टीम एक ट्रेन पे चढ़ जाती है जो उस वक्त उरल माउंटेन की तरफ जा रही थी। इस ग्रुप में 8 आदमी और 2 औरतें थी और ग्रुप का लीडर था इगोर डैटलॉव। ट्रेन के बीच इगोर डैटलॉव अपने साथ ली एक डायरी पर अपने आखिरी अल्फाज लिखते हैं। सोच रहा हूँ इस हाइक में हमें क्या मिलेगा, क्या कुछ नया होगा। अगले कुछ दिनों तक ग्रुप अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आगे बढ़ता है। पहले बस, फिर ट्रक, फिर घोड़े और आखिरी में अपने पैरों पर चले। लेकिन 28 जनवरी को एक हाइकर की बुरी किस्मत शुरू में ही आ गई। लेकिन आप इसको उसकी सबसे अच्छी किस्मत भी कहोगे तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। दरअसल एक दिन के सफर के बाद ही 21 साल के यूरी युदीन को घुटनों में दर्द होने लगा। यूरी को ये हेल्थ इश्यूज पहले से रहे थे, लेकिन इस बार उसके लिए ये दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। यूरी को लगा कि अगर वो ग्रुप के साथ चलता रहा तो वो बस उन्हें स्लो करेगा, इसलिए उसने अपनी टीम को अलविदा कहा और घर वापस चला गया। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये उस वक्त की कुछ आखिरी फोटोज हैं। यूरी के वापस जाने के बाद ग्रुप में 9 लोग बचे, 7 मर्द और 2 औरतें। जब ग्रुप डैटलॉव पास के अंदर से गुजरा तो मौसम खराब होने की वजह से वो रास्ता भटक गए और वो कोलोपसाइगा माउंटेन के साइड पे आ गए, जिसे लोकल मानसी ट्राइब के लोग डेड माउंटेन के नाम से जानते थे। मौसम काफी खराब था, इसलिए डैटलॉव ने फैसला किया कि आज यहीं पर टेंट लगाकर रात गुजार ली जाए। डैटलॉव ने यूरी युदीन को अलविदा कहते वक्त बताया था कि ग्रुप वापस आने के बाद उसे टेलीग्राम भेजेगा। डैटलॉव के अंदाजे से उन्हें ये ट्रिप खत्म करने में 16 दिन लग सकते थे, शायद कुछ ज्यादा भी अगर मौसम खराब रहता। लेकिन युदीन ने कई हफ्तों टेलीग्राम का इंतजार किया जो कभी नहीं आया। इसलिए फरवरी के एंड में युदीन ने ग्रुप की मिसिंग रिपोर्ट करवा दी और सर्च पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया। 26 फरवरी को सर्च पार्टी को हाइकर्स का टेंट मिल गया, जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी रात गुजारी थी। जब टेंट को ढंग से देखा गया तो पता चला कि टेंट को अंदर से काटा गया था। ये बात काफी शॉकिंग थी क्योंकि इन हाइकर्स को काफी एक्सपीरियंस था और बिना किसी बड़ी वजह के ये ऐसा नहीं करते। लग रहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्होंने टेंट को छोड़कर भागना सही समझा। हाइकर्स ने टेंट को इतनी जल्दी में छोड़ा था कि ज्यादातर लोग तो बिना जूते के ही भाग गए थे। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि पूरे 9 हाइकर्स के पैरों के निशान टेंट से दूर जाते हुए मिले, लेकिन उन पैरों के निशान को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो भाग कर गए हैं, क्योंकि वो फुटप्रिंट्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके में थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब एक के पीछे एक चले हों। और इतनी ठंड में बिना जूतों के ऐसे चलना बहुत ही अजीब था। ये सब बातें साफ बता रही थी कि रात को कुछ बहुत ही अजीब हुआ था। लेकिन ये सब चीजें और ज्यादा अजीब हो गई जब हाइकर्स की डेड बॉडीज मिलना शुरू हुई। 27 फरवरी की सुबह इन्वेस्टिगेटर्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकले कि वो मिसिंग हाइकर्स को जिंदा ढूंढ लेंगे। सर्च पार्टी ने आधा किलोमीटर तक फुटप्रिंट्स को फॉलो किया, लेकिन उसके आगे पैरों के निशान गायब थे, शायद बर्फ ने ढक दिए थे।
खैर सर्च पार्टी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है और एक बड़े से देवदार के पेड़ के नीचे उन्हें यूरी डोरोशिंको और यूरी क्रिवोनोशिंको की जमी हुई बॉडी मिलती है। बॉडी के साथ ही एक कैंप फायर भी था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने आग जलाने की कोशिश की हो। इन दोनों ने सिर्फ एक टी शर्ट पहनी हुई थी और पैरों में सॉक्स थी, वो भी बिना शूज के। डोरोशिंको की बॉडी पर काफी चोट के निशान थे और उसके नाक, कान और होठों पर खून लगा हुआ था। साथ ही उसकी बॉडी पर जलने के निशान भी थे और सबसे ज्यादा अजीब जो था कि उसके मुंह से एक ग्रे कलर का लिक्विड निकल रहा था, जिसे देखकर ये लग रहा था कि उसकी छाती को किसी ने बहुत ही ज्यादा जोर से दबाया हुआ है। फिर भी ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ हाइपोथर्मिया डिक्लेयर किया गया और ये ग्रे लिक्विड की बात इनिशियल रिपोर्ट में मेंशन ही नहीं हुई। वहीं यूरी क्रिवोशिंको के मुंह से उसी के नकल के मांस का टुकड़ा मिला, जैसे कि उसने खुद को होश में रखने के लिए या खुद को रोने से रोकने के लिए अपने हाथ को काटा हो। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि उनकी बॉडीज को मरने के बाद मूव किया गया था। शायद बाकी मेंबर्स ने उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए एक लाइन में रख दिया हो और उनके कपड़े आपस में बांट लिए हो ताकि वो खुद को थोड़ा गर्म रख सके। ग्रुप लीडर इगोर डैटलॉव की बॉडी कुछ दिन बाद मिली। डैटलॉव के एंकल्स पर चोट और फेस पर कट्स के निशान थे। उसका एक दांत भी मिसिंग था, जो बाद में ये बताया गया कि ये इंजरीज हैंड टू हैंड लड़ाई से हो सकती हैं। लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स में कॉज ऑफ डेथ हाइपोथर्मिया लिखा गया। जिनेडिया कुलामोगोरोवा ये ग्रुप की पहली फीमेल मेंबर थी जिसकी बॉडी मिली। ये बाकी लोगों से बेहतर कपड़ों में थी और इसकी बॉडीज पर भी काफी चोट के निशान थे, लेकिन इसका भी कॉज ऑफ डेथ हाइपोथर्मिया बताया गया। इसके बाद कुछ हफ्तों तक और बॉडीज नहीं मिली, लेकिन 5 मार्च को रुस्तम स्लोबोडिन का बॉडी मिला, जिसका चेहरा स्नो में दबा हुआ था। इसके हेड में इंटरनल ब्लीडिंग थी और इसका सर फ्रैक्चर था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसने इन इंजरीज के बाद भी 1 घंटे तक सरवाइव किया होगा, लेकिन इतनी ठंड होने की वजह से हाइपोथर्मिया से उसकी डेथ हो गई। कुछ महीनों बाद लोकल मानसी ट्राइब के लोगों ने एक छुपी हुई जगह को डिस्कवर किया, जहां सर्वाइवर्स ने ठंड से बचने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो कामयाब नहीं हुए। लुडमिला डुबिनिना की बॉडी एक नेचुरल लेच के ऊपर से मिली और पानी उसके ऊपर से बह रहा था। उसके लिप्स, टंग, आइस और फेस के कुछ पार्ट्स गायब थे और ये सब चीजें उसके साथ जीते जागते हुई थी। सभी बॉडीज को ढूंढने में लगभग 3 महीने लग गए और इन सभी बॉडीज पर बहुत सी इंजरीज भी हुई थी, पर इनमें से 2 हाइकर्स के कपड़ों पर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मिले थे। पर इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि कोलोवैटोव और क्रिवोनोशिंको दोनों न्यूक्लियर मटेरियल्स की फैसिलिटीज में काम करते थे और इन्हीं दोनों के कपड़ों पर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मिले थे। रिपोर्ट्स में सभी डेड बॉडीज का कॉज ऑफ डेथ हाइपोथर्मिया ही बताया गया है, लेकिन ऐसी बहुत सी थ्योरीज सामने आई जो ये बताने की कोशिश करती हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। सबसे पहली थ्योरी जो इस इवेंट के बाद सामने आई थी वो थी कि लोकल मानसी ट्राइब के लोगों ने हाइकर्स को मार दिया था। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि हाइकर्स तूफान आने की वजह से अपना रास्ता भटक गए थे और एक डेथ माउंटेन नाम के पहाड़ के पास जा पहुंचे थे। ये माउंटेन मानसी ट्राइब के लोगों का घर था और इसलिए ये थ्योरी सामने आई कि उन्होंने हाइकर्स पर हमला कर दिया क्योंकि हाइकर्स ने उनकी जमीन पर कदम रख दिया था। इस बात को प्रूव करने के लिए ये एविडेंस दिया गया कि हाइकर्स के कैंप साइट के कुछ ही मीटर्स दूर में एक मानसी चूम मिला था। अब ये चूम एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर था जो किसी की बलि देते वक्त बनाया जाता है। तो क्या सच में मानसी ट्राइब के लोगों ने उन हाइकर्स को मारा था? क्योंकि ये कबीला अक्सर बाहर वालों का उनके इलाके में आना पसंद नहीं करता था। अब ये थ्योरी एक्चुअली में मुझे इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि ये बताती है कि हाइकर्स ने अपने टेंट्स को इतनी जल्दी क्यों छोड़ा था। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इस थ्योरी में भी कुछ बातें समझ नहीं आती, क्योंकि रिपोर्ट्स में क्लियरली कहा था कि हाइकर्स की कुछ इंजरीज ऐसी थी जो इंसान नहीं दे सकते थे और जो चूम मिला था वो शायद किसी जानवर की बलि के लिए बनाया गया हो, क्योंकि बाद में ये बात क्लियर हो गई थी कि मानसी कबीले के लोग इंसानों की बलि नहीं देते, इसीलिए ये थ्योरी थोड़ी वीक हो जाती है। और दूसरी थ्योरी ये है कि उन्होंने अपने शेल्टर को इतना डैमेज इसलिए किया होगा क्योंकि उन्हें लगा होगा कि उनकी जान को खतरा है और वो खतरा उन तक बहुत ही जल्दी पहुंचने वाला है। क्योंकि अगर टेंट की लोकेशन को देखा जाए तो काफी लोग ये मानते हैं कि एक एवालांच ने हाइकर्स को भागने पे मजबूर किया होगा। वैसे तो ये एरिया एवालांच के लिए ज्यादा फेमस नहीं है, पर क्योंकि वो एक माउंटेन के बेस पे कैंप कर रहे थे तो हो सकता है कि एक एवालांच उनके रास्ते में आ गया हो। बट पर्सनली मुझे ये थ्योरी हजम नहीं होती।
पहली बात तो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती कि हाइकर्स को इतनी ज़्यादा इंजरीज कैसे हुई, क्योंकि कुछ लोगों की हड्डियां टूटी थी और उनकी स्किन पर चोट के निशान थे और ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि उस रात वहां एवलांच हुई थी। अब ये हो सकता है कि हाइकर्स को लगा हो कि एवलांच आने वाली है, शायद उन्होंने कोई जोर की आवाज़ सुन ली हो और पैनिक करके टेंट को काट दिया हो। लेकिन इस केस में भी ये सवाल है कि उनकी मौत कैसे हुई। अब जब रैशनल थ्योरी से कुछ समझ नहीं आया तो लोगों ने सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशंस को एक्सप्लोर करना शुरू किया और इसमें सबसे फेमस थ्योरी है येती की। अब ये थ्योरी हाइकर्स के भागने के रीज़न को भी एक्सप्लेन करती है और उनकी अजीब इंजरीज को भी जस्टिफाई करती है। लेकिन मुझे ये थ्योरी कभी पसंद नहीं आई क्योंकि ये मुझे काफ़ी बेसलेस लगती है। लेकिन इस पर रिसर्च करने पे मुझे ये पता चला कि ये थ्योरी इतनी पॉपुलर क्यों है। हाइकर्स के पास जो कैमरे मिले थे उनमें से एक फ़ोटो था जो उनकी मौत से पहले लिया गया था। जब इस फ़ोटो को वेरीफाई किया गया तो ये पता चला कि ये बिल्कुल रियल फ़ोटो है। कुछ लोगों का कहना है कि ये यति लगता है, जबकि मेरे जैसों का कहना है कि ये एक आदमी है जिसने स्नो गियर पहने हुए हैं और वहाँ किसी बड़े क्रिएचर के फुटप्रिंट्स भी नहीं मिले। बट एक और पॉपुलर थ्योरी थी जो इस केस के लिए सामने आई थी और वो ये थी कि एलियंस इन नो हाइकर्स की मौत के जिम्मेदार थे। सबसे पहले तो उस रात डैटलॉव पास के ऊपर एक रोशनी देखी गई थी और लोकल नाजी हंटर्स जैसा उस लाइट के स्ट्रक्चर को बता रहे थे वो मॉडर्न दिन के यूएफओ के डिस्क्रिप्शन से मैच करती थी। और सैमियन ज़ोलोटेरोव की बॉडी के पास से एक कैमरा भी मिला था जो काफ़ी ज़्यादा पानी से डैमेज हो चुका था। हालांकि कैमरा 3 महीने तक फ्रीजिंग कोल्ड में पड़ा था, लेकिन जो फोटो उस कैमरे में से निकाली गई थी वो काफ़ी अजीब थी। वाटर डैमेज के बावजूद भी फोटो में कुछ स्ट्रेंज दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ज़ोलोटेरोव आसमान में किसी लाइट फॉर्म की फ़ोटो ले रहा हो। अब ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ कैमरा डैमेज होने की वजह से हो, बट हाँ, ये थ्योरी सब कुछ जस्टिफाई करती है, उनकी इंजरी से लेकर रेडिएशन तक। मुझे ये थ्योरी पर्सनली इंटरेस्टिंग तो लगती है, लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं करता। एक और एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना पे बेस्ड है। लोगों का कहना है कि हाइकर्स पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग के शिकार हुए थे। ये एक फेनोमेना होता है जब कोई इंसान हाइपोथर्मिया का शिकार होता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए वो उन गर्म सेक से बचने के लिए अपने कपड़े उतार देता है और इस वजह से उसकी ठंड से मौत हो जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड एक्सप्लेनेशन है क्योंकि डैटलॉव पास पे ऐसे कई एविडेंस मिले जो ये दिखाते हैं कि हाइकर्स खुद को बचाने के लिए गर्मी ढूंढ रहे थे। और ऐसी और भी बहुत सी थ्योरीज हैं जो बिल्कुल इलॉजिकल हैं। लेकिन मुझे पर्सनली जो थ्योरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है कि शायद सोवियत सरकार ने असल घटना को छुपा दिया हो, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पर रशिया नए नए पावरफुल वेपन्स बना रहा था और इन वेपन्स को टेस्ट करने के लिए वो डैटलॉव पास जैसे ही रिमोट एरियाज को चुनता था। शायद रशिया ने रॉकेट्स या बॉम्ब्स टेस्ट किए हों और वो हाइकर्स के पास गिरे हों, जिससे वो डरकर भाग गए और शायद इन्हीं वेपन्स के इम्पैक्ट की वजह से हाइकर्स को इंजरीज भी हुई हों। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कंफर्म किया गया है कि उस दिन डैटलॉव पास की डायरेक्शन की तरफ कुछ रॉकेट्स छोड़े गए थे, लेकिन ऑफिशियल्स ये डिनाई करते हैं कि वो रॉकेट्स हाइकर्स के पास गिरे थे। अब जो भी हो, लेकिन सोवियत का इन्वॉल्वमेंट और कवर अप की पॉसिबिलिटी लगभग पॉसिबल लगता है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर उस रात सच में हुआ क्या था। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे भी YouTube मेरी वीडियोस पर इम्प्रेशंस तो भेज नहीं रहा, लेकिन अगर बाय चांस भेजता है और अगर आप वीडियो देखते भी हो एंड आपको पसंद भी आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ।